आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के दंड नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड की व्यवस्था। भारतीय दंड संहिता में दंडों से संबंधित प्रावधान धारा 53 से धारा 75 तक में दिए गए हैं, जिनमें धारा 56, 58, 59, 61 एवं धारा 62 को निश्चित कर दिया गया है। धारा 53 के अनुसार अपराधियों को निम्नलिखित प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास, जो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर साधारण कारावास, नंबर 2 पर कठोर कारावास, नंबर 3 पर है एकांत कारावास। अब नंबर 4 पे आता है संपत्ति को जब्त करना। नंबर 5 पे है अर्थदंड। संहिता में पहले और एक और प्रकार के दंड की व्यवस्था थी, जिसे आजीवन कालापानी के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1956 को आजीवन कालापानी शब्द हटाकर आजीवन कारावास शब्द अंत स्थापित कर दिया गया है। नंबर 1 पे आता है मृत्युदंड। इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। नंबर 1 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, जिसे धारा 121 में बताया गया है। नंबर 2 पे है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, इसे धारा 132 में बताया गया है। नंबर 3 पर है ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जाए, इसे धारा 194 में बताया गया है। नंबर 4 पर है हत्या, जिसे धारा 302 में बताया गया है। नंबर 5 पर है किसी अवयस्क, पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करना, इसे धारा 305 में बताया गया है। नंबर 6 पे है फिरौती के लिए अपहरण एवं उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित करना, इसे धारा 364A में बताया गया है। नंबर 7 पे है ऐसी डकैती जिसमें हत्या कारित की गई हो, इसे धारा 396 में बताया गया है। उपरोक्त मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है, परंतु न्यायालय मृत्युदंड देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि उपरोक्त मामलों में केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत केवल मृत्युदंड से दंडनीय अपराध। इन मामलों में केवल मृत्युदंड ही दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता में केवल 2 ऐसे उपबंध हैं जिनमें केवल मृत्युदंड दिया जा सकता है, जिसमें से एक उपबंध धारा 303 को उच्चतम न्यायालय ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्तमान में मात्र एक उपबंध धारा 307 है, जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतिम पैरा के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आजीवन कारावास का दंड मिला हो, यदि वे हत्या का प्रयास करता है और उसके परिणाम स्वरूप उपहत्या कारित की गई हो, ऐसे मामलों में मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा। अब नंबर 2 पे आता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण जीवन के लिए कारावास, जब तक कि अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं हो जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 आजीवन कारावास की अवधि के संबंध में भ्रम पैदा करती है। धारा 57 के अनुसार दंडादेशों की भिन्नों की गणना करने में 20 वर्ष की अवधि को आजीवन कारावास के तुल्य समझा जाएगा। इस स्थिति को उच्चतम न्यायालय ने जीवी गॉडसे बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया तथा कहा कि आजीवन कारावास का तात्पर्य है संपूर्ण जीवन के लिए कारावास। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि में ऐसी व्यवस्था नहीं है
जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास को स्वतः एक निश्चित अवधि का माना जा सके। एक अगला वादा आया था इसी के अंतर्गत नायाब सिंह बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ है आजीवन कठोर कारावास तथा धारा 60 में वर्णित किसी भी प्रकार का कारावास का नियम इस मामलों में लागू नहीं होता है। यदि समुचित सरकार जो धारा 55A में परिभाषित है चाहे तो मृत्युदंड को किसी अन्य प्रकार के दंड में तथा आजीवन कारावास को अन्य किसी कारावास में परिवर्तित कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अनुसार समुचित सरकार आजीवन कारावास को अन्य किसी कारावास में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन उसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार न्यूनतम कारावास की अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं होगी यदि कोई व्यक्ति मदिरापान करके सार्वजनिक स्थान पर दुराचार करता है। नंबर 3 पे आता है कारावास। कारावास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कठोर कारावास, नंबर 2 साधारण कारावास, नंबर 3 एकांत कारावास। भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अनुसार कारावास या तो कठोर या साधारण हो सकेगा एवं आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से साधारण हो सकता है। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम कराया जाता है, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना इत्यादि। इसके अंतर्गत अगला पॉइंट आता है निम्नलिखित अपराधों में कठोर कारावास दिया जा सकता है। नंबर 1 संहिता की धारा 194 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। नंबर 2 संहिता की धारा 449 के अंतर्गत मृत्युदंड से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक ये आता है कि निम्नलिखित अपराधों में साधारण कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नंबर 1 संहिता की धारा 168 धारा 169 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अवैधानिक रूप से व्यापार करना या अवैधानिक रूप से संपत्ति का क्रय विक्रय करना। नंबर 2 संहिता की धारा 187 के अंतर्गत कानून द्वारा बाध्य होने पर भी किसी लोक सेवक की सहायता करने में उनका विक्रय करना। नंबर 4 संहिता की धारा 341 के अंतर्गत सदोष अवरोध कारित करना। नंबर 5 संहिता की धारा 500, 501 एवं 502 के अंतर्गत मानहानि करना, जानबूझकर मानहानि कारित करने का वक्तव्य प्रकाशित करना या उनका विक्रय करना। नंबर 6 संहिता की धारा 509 के अंतर्गत किसी स्त्री की शीलता का अपमान करने के आशय से कोई हरकत, हाव भाव प्रकट करना। नंबर 7 साधारण कारावास में अपराधी को सिर्फ कारावास में बंदी रखा जाता है, उससे किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं कराया जाता है। अगला आता है इसके अंतर्गत एकांत कारावास। कारावास की श्रेणी में नंबर 3 पे आता है एकांत कारावास, जिसे धारा 73 एवं 74 में बताया गया है। एकांत कारावास केवल कठोर कारावास द्वारा दंडित व्यक्तियों को ही दिया जाता है, किंतु शर्त यह है कि संपूर्ण एकांत कारावास की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार एकांत कारावास विरल परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। धाराएं 73 तथा 74 एकांत कारावासों के नियम का उल्लेख करते हैं। एकांत कारावास धारा 73 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से प्रदान किया जाता है। नंबर 1 यदि कारावास की अवधि 6 माह है तो एकांत कारावास की अधिकतम अवधि 1 माह होगी। नंबर 2 यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष तक है तो एकांत कारावास की अवधि 2 माह होगी। नंबर 3 यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत कारावास की अवधि 3 माह तक होगी। अगला पॉइंट है धारा 74 के अनुसार एकांत कारावास की अवधि, एकांत कारावास की अधिकतम सीमा इस प्रकार है। नंबर 1 कुल 3 माह। नंबर 2 एक बार में 14 दिन
तथा कम से कम 14 दिन का अवकाश देना आवश्यक है। नंबर 3, यदि कारावास 3 माह से अधिक की अवधि के लिए दिया गया है तो एकांत कारावास 1 माह में 7 दिन और अवकाश की अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है संपत्ति जब्त करना, जो दंड के अंतर्गत चौथा दंड है। धारा 61 तथा 62 में संपत्ति जब्त करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इन दोनों धाराओं को 1921 में संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है। फिर भी निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत संपत्ति जब्त के आदेश दिए जा सकते हैं। नंबर 1, ऐसी संपत्ति की जब्ती के लिए यह जानते हुए कि संपत्ति छोड़कर या लूटपाट करके इसे धारा 125 एवं धारा 126 के अंतर्गत प्राप्त की गई है, अपने आधिपत्य में कर लिया हो। नंबर 2, संहिता की धारा 169 के अंतर्गत ऐसे किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का क्रय किया जाना, जबकि इस प्रकार की संपत्ति को क्रय करने के लिए मना किया जाता हो। दंड के अंतर्गत 5वां दंड है अर्थदंड। इसे देख लेते हैं। जहां जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है वहां यह असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 63 में बताया गया है, यदि अपराध के लिए दिया गया दंड केवल अर्थदंड या कारावास अथवा दोनों से अर्थदंड दोनों है तो न्यायालय का ऐसा स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी और यह कारावास पहले दिए गए कारावास के अतिरिक्त होगा। इसे धारा 64 में बताया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास दिए जाने वाले नियमों का उल्लेख धारा 65 से 70 में दिया गया है। यदि अपराध के लिए निर्धारित अर्थदंड तथा कारावास दोनों हैं तो अर्थदंड का भुगतान न करने पर उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अर्थदंड का भुगतान कर दिया जाता है वैसे ही अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इसे धारा 68 में बताया गया है। यदि अपराध केवल अर्थदंड द्वारा ही दंडनीय है तो इसका भुगतान न करने पर साधारण कारावास की अवधि निम्नलिखित अनुपात में होगी। नंबर 1, यदि अर्थदंड की राशि 50 रुपये तक है तो कारावास की अवधि 2 माह तक हो सकती है। नंबर 2, यदि अर्थदंड की राशि 50 रुपये से अधिक और 100 रुपये तक है तो कारावास की अवधि 4 माह हो सकती है। नंबर 3, यदि अर्थदंड की राशि 100 रुपये से अधिक है तो कारावास की अवधि 6 माह तक हो सकती है। इसे धारा 67 में बताया गया है। न्यायालय द्वारा दिए गए अर्थदंड को 6 वर्ष की अवधि के अंदर वसूल किया जा सकता है और यह अवधि 6 वर्ष से अधिक है तो कारावास के अंदर वसूला जा सकता है। इसे धारा 70 में बताया गया है। इसके अंतर्गत बाद आया था R.L. गफूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की मृत्यु से अर्थदंड का दायित्व समाप्त नहीं होता है, उसकी संपत्ति उसके ऋण के लिए उत्तरदायी रहता है। जब 2 अपराध एक साथ किए जाते हैं तो धारा 71 लागू होगी। धारा 71 का उद्देश्य दंड को एक उचित सीमा पर नियंत्रित करना है और अभियुक्त को दंड की विविधता से रक्षा करना है। धारा 71 यह प्रावधान करती है कि नंबर 1, जहां एक अपराध कई कारणों से बना है जिनमें प्रत्येक कृत्य स्वयं एक अपराध है तो अभियुक्त को केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए ने बी के ऊपर छड़ी से 50 बार प्रहार किया है तो उसे प्रत्येक प्रहार के लिए दंडित न करके केवल स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाने के प्रहार के लिए दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार एक वाद आया था। इसके अंतर्गत शेख मोहिन 1969 तथा श्री कृष्ण साहा जी के क्रमशः प्रकरणों में जहां नंबर 1, अभियुक्त एक रात्रि में एक ही मकान में किसी कमरे में 2 भिन्न व्यक्तियों की संपत्ति की चोरी करता है। नंबर 2, जहां अभियुक्त एक ही समय में एक ही बाड़े में बंधे 2 अलग अलग व्यक्तियों के बैलों की चोरी करता है।
धारण किया गया कि अभियुक्त को चोरी के 2 अलग अलग अपराधों के लिए न तो दोष सिद्ध किया जा सकता है न ही दंडित किया जा सकता है, परंतु इस पे एक और वाद आया था राम नैना बनाम स्टेट ऑफ बिहार के प्रकरण में धारण किया गया कि धारा 71 केवल दंड के बारे में प्रावधान करती है, दोष सिद्धि के बारे में नहीं। अतः अभियुक्त को अलग अलग अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाना अविधिमान्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत जब अपराध 2 या 2 से अधिक विधिक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, अथवा नंबर 3 जहां अनेक कृत्य जिनमें एक या अधिक कृत्य स्वतः अपराध हो सम्मिलित होने पर एक भिन्न अपराध घटित करता हो, तो अभियुक्त को संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड की अपेक्षा अधिक कठोर दंड द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। संहिता की धारा 75 पश्चातवर्ती अपराधों के लिए अधिक दंड के बारे में प्रावधान करती है, जो ऐसे अपराधियों के मामलों में दिए जाते हैं जिन्हें आत्मन अपराधी कहा जाता है। संहिता की धारा 75 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सिक्का, टिकट या संपत्ति के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है जो 3 वर्ष या 3 वर्ष के अधिक अवधि के कारावास द्वारा दंडनीय है, और उस व्यक्ति को पुनः उसी अपराध का दोषी पाया जाए तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास द्वारा दंडित किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।